रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्याय 1 का शेष भाग पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने अध्याय 1 का भाषा के प्रकार, मौखिक तथा लिखित, भाषा के अन्य रूप, सांकेतिक भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, भारतीय भाषाएं, मानक भाषा और लिपि पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम बोली और भाषा में अंतर, हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं तथा बोलियां, साहित्य और व्याकरण पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बोली क्या होता है? किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली शब्दावली को बोली कहते हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली शब्दावली को बोली कहते हैं। बोली का प्रयोग बोलचाल के रूप में किया जाता है। प्राय बोलियों का लिखित रूप नहीं होता। बोलियों में साहित्य की रचना भी नहीं होती, परंतु कुछ बोलियों में लोक साहित्य रचा जाता है। अतः बोली विकसित होने पर उपभाषा का रूप ले लेती है। बोली विकसित होने पर उपभाषा का रूप ले लेती है। हिंदी में प्रमुख उपभाषाएं व बोलियां इस प्रकार हैं। हिंदी की प्रमुख भाषाएं व बोलियां इस प्रकार हैं। पश्चिमी हिंदी की हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ बोलियां हैं। राजस्थानी हिंदी मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, जोधपुरी, जयपुरी हैं। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मैथिली, मगही हैं। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली और हिमाचली हिंदियाँ। भाषा और बोली में अंतर। अब हम पढ़ेंगे भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, भाषा का क्षेत्र विकसित होता है और बोली का प्रयोग एक सीमित क्षेत्र में ही किया जाता है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, भाषा का जो क्षेत्र होता है वह विस्तृत होता है, फैला हुआ होता है, और बोली का प्रयोग एक सीमित क्षेत्र में ही किया जाता है। और बोली का प्रयोग एक सीमित क्षेत्र होता है, सीमित एक एरिया होता है, वहीं पर किया जाता है। भाषा का अपना लिखित साहित्य होता है, भाषा का अपना लिखित साहित्य होता है और बोली का प्रयोग साहित्य रचना में नहीं किया जाता है। भाषा बोली का विकसित रूप है। बोली में लोकगीत व लोक कथाएं की रचना होती है। अब आते हैं व्याकरण की तरफ। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके माध्यम से हमें किसी भी भाषा के शुद्ध लिखने, शुद्ध पढ़ने व शुद्ध बोलने का पता चलता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के बिना असंभव है। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण के अंग। व्याकरण के कितने अंग हैं? व्याकरण वर्ण, शब्द और वाक्य, शब्द स्तर पर और पद स्तर पर। व्याकरण के मुख्य 3 भाग हैं। व्याकरण के मुख्य 3 विभाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत इसमें वर्णों के रूपों के ज्ञान, प्रकार, उच्चारण व लिखने की विधि पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार क्या है? इसमें वर्णों के रूपों के ज्ञान होता है, उनके प्रकार किस प्रकार वर्ण हैं,
उनके किस प्रकार उच्चारण है और उनके लिखने की विधि का विचार किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों में भेद, रूप तथा बनावट आदि के विषय में विचार किया जाता है। वाक्य विचार के अंतर्गत इसमें वाक्यों की रचना किस प्रकार होती है, उसके भेद क्या होते हैं, उसके संबंध, वाक्य बनाने तथा अलग करने की रीति और विराम चिन्हों के प्रयोग पर विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम चलते हैं अब साहित्य। साहित्य क्या होता है? किसी भी भाषा के ज्ञान का संचित कोश साहित्य कहलाता है। किसी भी भाषा के ज्ञान का संचित कोश साहित्य कहलाता है। प्रत्येक भाषा के विद्वानों द्वारा जो ज्ञान लिपिबद्ध कर सुरक्षित किया जाता है उसे साहित्य कहते हैं। प्रत्येक भाषा के जो विद्वानों द्वारा, जो विद्वान हैं उनके द्वारा जो ज्ञान लिपिबद्ध मतलब लिखा जाता है, उस लिखकर सुरक्षित किया जाता है, उसे साहित्य कहते हैं। साहित्य के रूप। मूल रूप से साहित्य की रचना दो रूपों में की जाती है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य में क्या होता है? जब हम अपने विचारों को साधारण रूप से लिखकर प्रकट करते हैं, जिसे आसानी से पढ़कर समझा जा सके, उसे गद्य साहित्य कहते हैं। गद्य साहित्य क्या होता है? जब हम अपने विचारों को साधारण रूप में लिखकर प्रकट करते हैं, जब जो भी हमारे विचार हैं उनको हम साधारण रूप से लिखकर प्रकट करते हैं और उसको आसानी से समझा जा सकता है, पढ़कर उसे आसानी से समझा जाता है, तो वह गद्य साहित्य के अंतर्गत आता है। जैसे कहानी, नाटक, पत्र, उपन्यास आदि, यह सभी क्या हैं? गद्य साहित्य के उदाहरण हैं। पद्य साहित्य के अंतर्गत जब हम अपने विचारों को काव्य के रूप में लिखते हैं, जब हमारे मन में जो भी विचार हैं, जो भी भाव हैं, उन सबको हम कविता के रूप में, काव्य के रूप में लिखते हैं, लिखकर प्रकट करते हैं, तो उसे पद्य साहित्य कहते हैं। कविता के रूप में जब हम अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, लिखकर प्रकट करते हैं, तो उसे पद्य साहित्य कहते हैं। जैसे गीत, दोहा, छंद, कविता आदि। आइए एक बार दोहरा लेते हैं। भाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। मुख से उच्चारित भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। मुख से उच्चारित भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। भावों तथा विचारों को लिखकर प्रकट करने तथा पढ़कर समझने के लिए प्रयुक्त भाषा लिखित भाषा कहलाती है। संकेत द्वारा भावों या विचारों को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। अपने परिवार से सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। जिस भाषा में राजकीय अथवा शासन संबंधी कार्य किए जाते हैं उसे राजभाषा कहते हैं। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। ध्वनियों या वर्णों को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था लिपि कहलाती है। शिक्षाविदों तथा विद्वानों द्वारा भाषा का स्वीकृत रूप मानक भाषा कहलाता है। भाषा के नियमों का ज्ञान व्याकरण से होता है। व्याकरण के 3 विभाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। ज्ञान का संचित कोश साहित्य कहलाता है। ज्ञान का संचित कोश साहित्य कहलाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने अध्याय 1 भाषा, व्याकरण और लिपि का शेष भाग पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।